ओम शांति। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना को पहले शुरुआती 3-4 दिन में पकड़ लेना और उस पर नियंत्रण करना सबसे बढ़िया उपाय है कोरोना संक्रमण का सामना करने के लिए। कि इस बार कोरोना जो है हल्का बुखार का लक्षण दे रहा है और 6-7 दिन में भी कोई खास लक्षण नहीं आते, उसके बाद ही अचानक बिगड़ना शुरू होता है। अब बात इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह हम अगर कोरोना को शुरुआती 6-7 दिनों में नहीं पकड़ पाए और उसके बाद हमें बीमारी लंग्स तक पहुंच गई और फिर फेफड़ों का संक्रमण हो जाता है, तो हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करें, संसाधनों की कमी के चलते कैसे घर पर इलाज करें और क्या क्या इलाज है जो किस लिमिट तक हम घर पे कर सकते हैं और किस सीमा रेखा के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये आपात स्थिति है और हमें हर हाल में अस्पताल जाना होगा। तो इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले 6-7 दिन तक अगर बुखार रहे, खांसी भी रहे और आपको लगता है कि कमजोरी है, वीकनेस आ रही है, घबराहट हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, वॉमिटिंग होने जैसे लक्षण हैं, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपना छाती का HRCT करवा लें। उसके साथ डॉक्टरी परामर्श लें। चिकित्सक परामर्श में जो वो दवाइयां बताते हैं और जो वो स्थिति क्लियर करते हैं आपको, उसका पूरा नियमों के साथ पालन करें। अगर आपका स्कोर HRCT में 12 से नीचे है और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से 90 से ऊपर आ रहा है, तो आपको किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की नहीं है कि भागो तुरंत जाएं अस्पताल, कोई पकड़े किसी भी तरह येन केन प्रकरण लाखों रुपए देकर हम ऑक्सीजन का सिलेंडर अब कैसे कबाड़े और बिस्तर पकड़े। इतनी हाई तो बाकी 90% से ऊपर अगर आप सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर जो दवाइयां लिख रहे हैं वो दवाइयां ले। एंटीवायरल दवाइयां भी आपको फ्लेविफ्लू जो है डॉक्टर शुरू कर सकते हैं, वो शुरू कर ले। और घर पर ही कुछ चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, उनका आप पद्धतियों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो आप अपनी स्थिति को 95% से ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन खुद मेंटेन कर पाएंगे, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के और बिना अस्पताल जाए। लेकिन हाँ, उसके साथ आपको नियम पालन खास करके ये करना है कि ठंडी चीजें पीने में, खाने में, ठंडा एनवायरनमेंट, कूलर, AC, ये सब बिल्कुल परहेज करना है। किसी भी हालत में ठंडे क्लाइमेट का, ठंडे खाने पीने का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे कोरोना की बीमारी बढ़ती है और कोरोना वायरस से किया गया नुकसान भी और खुद कोरोना वायरस भी गर्म भाप से, गर्म खाने पीने से नष्ट होता है और उसके द्वारा छोड़ी गई बीमारी भी गर्म खाने पीने से और गर्म चीजों का सेवन करने से उसकी जो इन्फ्लेमेशन और सूजन छोड़ी हुई है शरीर में, उसमें भी बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसके लिए 3 बातें विशेष मैं बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाकर अंदर जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए लंबी श्वास लें, रोकें, निकालें। अब इस तरह से लंबी लंबी श्वास अगर आप 10 मिनट के लिए भी ऐसा अभ्यास करते हैं तो वो भी आपके ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक से समझ नहीं आया, तो दूसरा तरीका है
तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो थैले को फुलाए और फुलाए रखें कितनी देर तक कि आप लंबी श्वास लें और फिर ओम के उच्चारण के साथ बाहर निकालें। तो जितना लंबा ओम बोलेंगे उतना लंबा आपका रेचक होगा, यानी एक्सेल करने की प्रक्रिया होगी। तो जितना ज्यादा हम एक्सेल करते हैं एयर को, लंग्स के अंदर का स्पेस उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। और फिर जब हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर खींचेंगे, तो अधिक मात्रा में एयर अंदर जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आप चाहें तो ऐसा करके आप मरीज के पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखें और ऑब्जर्व करते रहे, आप खुद देख लेंगे कि उसका सैचुरेशन 5 से 10% 10 मिनट तक ऐसा करने से हाथों हाथ बढ़ जाता है। स्टॉप करते। एक और तरीका जिससे कि हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, सांस लेंगे और फिर जब छोड़ेंगे तो अपने पेट को डायफ्राम के नीचे थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाए और पूरा एक्सेल हो जाए एयर। कैसे करेंगे देखिए। इसी विधि को अगर आपको बैठने में, सीधा बैठने में भी परेशानी हो रही है, तो आप थोड़ा टिल्टेड सेमी पोलर पोजीशन में बैठ सकते हैं और फिर सांस लेंगे। और इस पेट को दबाने की प्रक्रिया में कोई आपकी मदद भी कर सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी आपके पेट को थोड़ा सा अंदर डाले। किस तरह फिजियोथेरेपी करके, चेस्ट फिजियोथेरेपी से कैसे पहले उल्टा लेटना है, प्रोन पोजीशन में आप लेटे रहें, उसमें एक तकिया सर के नीचे, एक तकिया पेट के नीचे और एक तकिया अपने पैरों के नीचे लगाएं और दिन में आधा घंटा इस प्रोन पोजीशन में लेटें। फिर आपको लगता है कि आपको परेशानी है या आप थक गए हैं, तो आधा घंटा बैठने की कंडीशन में सिटिंग पोजीशन में बैठें। फिर आप अल्टरनेट इसी तरह प्रोन पोजीशन में अधिक से अधिक समय बिताएं। आप जब बैठते हैं तो बैठने की स्थिति में आपको प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो जो प्राणायाम होते हैं उसमें आप अगर पूरी तरह से प्राणायामों के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं कर सकते हैं, बीमारी की अवस्था है, तो आपको सिंपल व्यायाम में बताती हूँ किस तरह से करने हैं, वो विधि सहित में यहाँ बता रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि फिजियोथेरेपी चेस्ट की कैसे की जाती है। छाती को थपथपाने से, बैठने की स्थिति में या लेटे हुए मरीज की भी छाती थपथपाओ तो उससे भी ऑक्सीजन सैचुरेशन को 5 से 10% इन सारी विधियों को अपना के आप आराम से बढ़ा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले मैं आपको विस्तृत ये बताऊं कि अगर आप जवान हैं, 18 से 15 साल से 40-45 साल के बीच में हैं, स्वस्थ हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, तो आपका सैचुरेशन 98-99% स्वस्थ व्यक्ति का होता है। लेकिन बीमार हैं, पहले से आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई लंग डिजीज है, COPD है यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ है या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस स्थितियों में हो सकता है सामान्य दिनों में भी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से 97 के बीच में रह रहा हो और उस पर आप सामान्य जीवन यापन कर भी रहे हो। तो कोरोना पॉजिटिव हो जाने से आप इसको घबराहट का विषय न बनाएं, क्योंकि 95% से ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है, आपका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ गया, आपको खांसी है, तो बिल्कुल भी चिंतित होने की बात नहीं है। आप प्राणायाम यूज करें, दवा बताई हुई डॉक्टर की समय पर लें और परहेज करें, और साथ में ही ये जो विधियां मैं बता रही हूँ उनका इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको फायदा होगा।
और आपकी स्थिति में बहुत जल्दी सुधार आएगा और आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे। अब अगर 95% से नीचे और 90% से ऊपर आपका सैचुरेशन है, लंग्स में आपके HRCT में इन्फेक्शन आ रहा है, फाइब्रोसिस या स्पॉट्स दिख रहे हैं, न्यूमोनाइटिस को कोरोना की दिख रही है, तो भी आप चिंतित ना होएं। 90% से ऊपर अगर सैचुरेशन आपका बिना कारण से, बिना ऑक्सीजन के पहले से ही मेंटेन हुआ हुआ है, तब भी आप अस्पताल नहीं जाकर घर पे अपना उपचार कर सकते हैं। और ये 5 से 10% सारी विधियों को अपनाने से आपका सैचुरेशन आप खुद बढ़ता हुआ पाएंगे। सिर्फ आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर घर पे रखने की जरूरत है, जो आपको ये तसल्ली दे सके कि आपको जो विधियां अपना रहे हैं उनका परिणाम वांछित प्राप्त हो रहा है। इस तरह हाँ, अगर 90% से नीचे आपका सैचुरेशन है, आपका CT स्कोर 12 से भी ऊपर जा रहा है, आप काफी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अस्पताल ही जाना चाहिए। चिकित्सक परामर्श लेकर के आपको एडमिट होकर के जो दवाइयां बताई जा रही है वो दवाएं लेनी चाहिए। लेकिन वहां भी मैं ये कहूंगी कि जब आपको ऑक्सीजन दी जा रही है, आपको रिलीफ होती है, अगर इंटरमिटेंट बीच में ऑक्सीजन आपकी हटा ली जाती है किसी कारण से, या कभी खत्म हो जाती है या प्रेशर कम हो जाता है, तो आप ये विधियां वहां भी चालू रखें। और ये होम्योपैथी की और आयुर्वेदा की जो दवाइयां इसमें मैं बता रही हूँ वीडियो में, उनका इस्तेमाल वहां भी रखें, क्योंकि वो आपको एक सप्लीमेंट के रूप में इसके साथ मदद करके जल्दी रिकवर करेंगी और आपकी ऑक्सीजन डिमांड भी जल्दी खत्म हो जाएगी और आप नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ जीवन यापन के। आयुर्वेदिक दवाओं में आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप निश्चिंत होकर अपने कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इनका विस्तृत ब्यौरा ख्यात प्रसिद्ध डॉक्टर अरुण त्यागी, जो बहुत ही नामी विशेषज्ञ हैं और इनकी बहुत बड़ा आयुर्वेद अस्पताल चलता है, ये प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हुए हैं, इनके साथ वार्तालाप को सुनवाती हूँ, उससे आप लाभ ले सकते हैं। और सबसे अच्छा जो सिखा, गहरा सांस खींचे और तुरंत छोड़े, गहरा सांस ले छोड़े, गहरा सांस ले छोड़े। वैसे जो प्राणायाम होता है उसमें गहरा सांस लिया जाता है, फिर उसको रोका जाता है, और रोकने के बाद फिर छोड़ा जाता है। जिसको लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, जो रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, जो बाद में जो निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं। तो असली प्राणायाम तो यही है, पहले आप गहरा सांस लो, फिर उसको जितनी देर रोक सकते हो रोको, और फिर उसको ताकत लगा के छोड़ो। अगर आप ताकत लगा के छोड़ रहे हैं तो वो स्पेस और खाली होगा, तो गहरा सांस लिया जाएगा, तो ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा होगा, तो आपको ताकत निकालने में लगानी है, तो फिर अपने आप अंदर आएगा। लोग जैसे हल्का सांस लिया छोड़ा, हल्का सांस लिया, तो उसमें सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा। वो तब होगा जब आप पूरा सांस निकालोगे। तो धीरे धीरे जब हम बैठते हैं, अभ्यास में ये चीज आ जाती है। पहले तो सांस लें, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, फिर उसको जो है आप पूरा कुंभक रेचक इन 3 अवस्थाओं में करें, और फिर उच्चारण के साथ करें। तो उच्चारण के साथ में और अच्छी तरह सांस गहरी बाहर छूटती है। अच्छा, जैसे आप ओम का उच्चारण करें, गहरी सांस ले लिया आपने, फिर आप ओम के उच्चारण से सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप ज्यादा सांस बाहर छोड़ पाते हैं। अच्छा। और जब सांस बाहर अच्छा छोड़ेंगे तो इनटेक अच्छा होगा। अच्छा, ओम बोलते हैं तो अपनी सांस निकलती है बाहर, बहुत अच्छी निकलती है। अच्छा। देर तक तो जितना लंबा बोलेंगे उतनी देर सांस एक्सपीरेशन। हाँ, तो बस इससे धीरे धीरे जो है अपना बन जाएगा। हाँ, और बाकी तो फिर तो है ये 5 मिनट कर लो, 5 मिनट, 10 या 20 मिनट के गैप से कर लो, 20 मिनट, 10 मिनट जो बोल रहे पर वो उस गैप से 5 मिनट। हाँ। और फिजियोथेरेपी 5 मिनट करे। प्राणायाम तो जितनी देर कर सके तो अच्छा है, 10 मिनट कर ले, 10 मिनट का गैप, फिर 10 मिनट कर लिया। इसमें तो कुछ एक्सरसाइज तो ज्यादा कुछ लगती नहीं है, पर सबसे जो अहम बात बस प्राणायाम ही है जी, वही इसको मतलब सिस्टम को तेज करता है। हाँ, प्राणायाम बहुत अच्छा है। और इन्फेक्शन के लिए जैसे अब एंटीवायरल रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, अब ये तो हल्दी है, हमारे तो हल्दी है, चिरायता है,
हाँ ऐसी चीजें अपन ने बता भी रखा, वीडियो भी बहुत सारे आ रहे, पर हल्दी हाँ सबसे अच्छी है। हाँ, दूध मतलब में ये पूरे बेस्ट दिन में 2 इफेक्टिव बार। है ना, मतलब कि ये चीजें वाकई इफेक्टिव है। तो ऐसे मन में वहम क्यों रखे कि भाई एंटीवायरल रेमडेसिविर नहीं मिली तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा क्यों सोचना है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जैसे कुटकी चिराया था तो हमारा है ही, पर उससे तो चलो दस्त भी लगते हैं, पर हल्दी से कुछ नहीं है। हल्दी सुबह शाम दूध के साथ लें, हाँ सौंठ लें, हाँ और ये ठीक है, सौंठ ठीक है, हल्दी ठीक है, कुटकी चिरायता ठीक है, हाँ, ये आंवला ठीक है, आंवले का रस ले सकते हैं, विटामिन सी बराबर बना रहेगा। हाँ, ये कितनी च्यवनप्राश कितनी ले सकते हैं। हैं जी, कितनी कितनी मात्रा में डाल ले दूध में, जैसे डाले तो? जैसे दूध में अगर घर की अपन हल्दी डालते हैं तो हाँ आप 3 ग्राम 4 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। 3-3 ग्राम सुबह भी ले लिया, 3 ग्राम शाम को भी ले लिया, 3 ग्राम। हाँ 1 चम्मच में 5 ग्राम आता है, हम जिसको टी स्पून फुल बोलते हैं। हाँ हाँ, आधा चम्मच ले ले। तो आधी आधी चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ लें। हाँ हाँ सौंठ का पाउडर बना के ले लें, आधी आधी चम्मच दिन में 2 बार हाँ है। हाँ जी, और काली मिर्च डाल सकते हैं 2-2 सुबह शाम चाय में। हाँ हाँ दालचीनी डाल सकते हैं थोड़ी। हाँ। और वो एक जो बोलते हैं शीतलोपराधी, शीतलो, सीतोफलादी हाँ, चूर्ण, और एक वो श्वास वो कुठार, लंग्स के लिए ही है। हाँ श्वास कुठार रस, ये तो मेडिसिन हो गई, हाँ हाँ। तो ये तो मेडिसिन है आम आदमी ले सकता है पर्टिकुलर। कि इनको कोरोना है, परेशानी श्वास है? कुठार रस तो नहीं, सीतोफलादी अच्छा चूर्ण ले सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, शीतल। सीतोफलादी चूर्ण अच्छा है लंग्स के लिए। और ऐसी जो भाई आम आदमी लेवे और साइड इफेक्ट नहीं हो, बिना परामर्श के, वो थोड़ा देखो हेल्पफुल। सबसे अच्छी तुलसी, हाँ तुलसी, हम्म, आंवला, जी लौंग, जी, सौंठ, हाँ और आपके ये काली मिर्च, हाँ हल्दी, हाँ हाँ ये सबसे अच्छी है श्वसन व संस्थान में। हाँ बाकी तो ये वो चीजें जो अपने घरों में है, मसालों में है। हाँ, भाग दौड़ सबके घर में तुलसी है, हाँ, सब ले सकते। काली मिर्च है, हाँ हाँ दालचीनी है, ये सबके घरों में है। हाँ हाँ बाकी वो तो फिर मेडिसिनल वैल्यू हो जाती है उनकी, श्वास उठाने से तो बड़ी चीज है। हाँ, वो तो चलो फिर परामर्श करके लेवे जिसको भी वो एस्थमा की मेडिसिन है। एस्थमा वगैरह में जाती है। ठीक है। होम्योपैथी में दवाएं किस तरह इस्तेमाल करनी होती है? मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैक्सिमम डॉक्टर्स ने जितने पेशेंट्स कोविड देखे हैं उसमें जिस मेडिसिन से बेस्ट इम्प्रूवमेंट आया है वो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, है ना, ये जो अपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनके जो मेडिसिन से उन्होंने रिकवर किया पेशेंट को, वो मेडिसिन है ये। एक तो कालिका, ब्रायोनिया 30, और एंटीमनी टार्ट 30, अच्छा एक काली बाइक्रोमिकम 30, हाँ और कार्बोवेज जैसे बहुत ज्यादा गैस्पिंग कंडीशन आती है, वेज 200। कार्बोवेज भी उसमें इफेक्टिव है? हाँ, कार्बोवेज ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है ना, कार्बोवेज। अच्छा, हाँ, 200 पोटेंसी में। वो 200 में, बाकी ये सब 30 में? हाँ, ये 30 में। हाँ बाकी इसके अलावा लंग्स का टॉनिक है एस्पिडोस्पर्मा हाँ द टिंचर। एक वेनेडियम 30, ये भी काफी लोगों डॉक्टर्स ने दी है। इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है ये। हाँ तो वेनेडियम मेटालिकम 30, हाँ। यही है सिलेक्टेड मेडिसिन जो बहुत तो अच्छा काम इनको करती है। मतलब आप सिम्टम के हिसाब से देते हो, या विशेष एक लक्षण है तो उसको एक देते हो, या सारी मेडिसिन एक पेशेंट में दे देते हो? नहीं नहीं नहीं, विशेष लक्षण से ही देते हैं। जैसे हाँ कि एंटीमनी टार्ट तो क्या है, निमोनिया में हर जगह ही काम करती है, हाँ, हर तरह के निमोनिया में काम करती है, तो एंटीम टार्ट तो सबको ही देना है। ठीक है। काली बाइक्रोमिकम है, ये जो कफ को थोड़ा इजी कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टिनेशियस हो जाता है, बहुत टिकी थिक कफ हो जाता है जो निकल नहीं पा रहा हो, तो काली हाँ बाइक्रोमिकम का बहुत अच्छा रोल है उसमें। हाँ और काली काप तो ऑल ओवर, जैसे बहुत ज्यादा पीठ में पेन हो रहा है और ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो उसमें काली काप का बहुत अच्छा रोल है। हाँ ब्रायनिया है, रोल अच्छा है हर एक केस में। जैसे ड्राई कफ बहुत ज्यादा रह रहा है और हाँ रिकवर नहीं हो रहा है, उसमें ब्रायनिया का बहुत अच्छा रोल है। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये सब आप एक बार फिर से बताना, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ होम्योपैथी से
अप्रूव्ड है, मतलब ये सब नहीं अप्रूव्ड नहीं कह सकते ये, हाँ, मतलब सेंट्रल काउंसिल के जो डॉक्टर्स है वो उन्होंने प्रैक्टिस के अंदर इसको न्यूज़पेपर में भी आया था इसका, वो मैं यूज किया है और उससे रिजल्ट उससे काफी पेशेंट्स को रिकवरी हुई है मेडिसिन। रिकवरी हुई है, मतलब कि ये होम्योपैथी के हिसाब से मतलब भाई हेल्पफुल ड्रग्स हैं जब ऑक्सीजन हेल्पफुल है, बिल्कुल ये बिल्कुल हेल्पफुल है। और फीवर ज्यादा रह रहा है तो आर्सेनिक और यूपेटोरियम पर्फ, ये 2 मेडिसिन फीवर में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे बहुत ज्यादा बदन दर्द हो रहा है, हड्डियां टूट रही, इस टाइप का पेन हो रहा है तो यूपेटोरियम बहुत अच्छा काम कर रही है। और यूपेटोरियम पर्फ तो प्लेटलेट भी बढ़ा रही है क्योंकि इसमें कोरोना प्लेटलेट भी कम हो रहे हैं सबके। हाँ बिल्कुल, तो वो भी बढ़ाने में काम कर रही है ना। तो इनकी डोजेस कितने फ्रिक्वेंसी से लेनी है? एटलीस्ट की जो दवाई बताई गई है ये आप उपलब्ध कराकर अपने पास घर में रख सकते हैं इस कोरोना काल के समय में, क्योंकि खास यही 7-8 दवाइयां हैं जो आपको इनमें से कोई एक दी जा सकती है। लेकिन उनको कब लेनी है, कौन सी दवा लेनी है, इसके लिए आप जो मैं वार्तालाप आपको विशेषज्ञ होम्योपैथ है डॉक्टर दिनेश जहांगीर हैं, बहुत अच्छे ये कोरोना मरीजों को ठीक कर रहे हैं, उन्हें काफी लाभ पहुंच रहा है। तो उनसे आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे परामर्श कर लें, उनको पूरा मरीज का ब्यौरा, सिम्टम्स, क्या लक्षण अभी उसको आज की स्थिति में है वो भेज दें और उनसे समय लेकर वीडियो कॉल करके व्यक्ति की वस्तु स्थिति उसको वीडियो कॉल पे दिखा दें ताकि वो दवा का चयन ठीक से कर सके। मेरे अपने अनुभव से मैं आपको बतलाती हूँ कि होम्योपैथी दवाइयाँ आप अस्पताल में भर्ती मरीज जो कि 80% तक के ऑक्सीजन सैचुरेशन पे है और जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उनको भी अगर साथ में एडजुवेंट थेरेपी के रूप में दी जाए तो बहुत चमत्कारिक अच्छे परिणाम देकर बहुत जल्दी ऑक्सीजन डिमांड को खत्म करते हैं और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है लंग्स की वो स्वतः बॉडी पूरा करने लगती है। तो इनका प्रयोग जरूर करें ताकि जल्दी से जल्दी अस्पताल से रिकवर होकर आप घर आए और दूसरे मरीजों को अस्पतालों में स्थान मिल सके। विभिन्न विधियां मैंने बताई हैं, इनको संपूर्ण रूप से इस्तेमाल करके आप अपने स्वास्थ्य को कोरोना काल में पूरी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए भी आप अपने आप को इन दवाओं का यूज करके बचा लेंगे और इस समय पर विजय पाएंगे। और आपको जो लाभ हुआ हो उसको आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले और इन विधियों को भी सबको शेयर करें जिन्हें भी जरूरत हो। ओम शांति।